नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सौरभ मिश्र और आप देख रहे हैं सौरभ की स्टोरी। दोस्तों, स्टोरी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के औरैया की है। शादी के बाद प्रगति करीब 5 दिन तक ससुराल में रही। फिर वह मायके लौट आई। उसे लेने खुद उसका भाई आलोक आया था। जब वह ससुराल से लौटी तो उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। न ससुराल वालों की तरफ से कोई शिकायत आई थी, ना ही उसके तरफ से कोई शिकायत व्यक्त आई। ऐसे में उसके परिवार वाले भी निश्चिंत हो गए कि उसकी शादीशुदा जिंदगी ठीक चल रही है। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि प्रगति के दिमाग में क्या तूफान चल रहा है। जो मुस्कान उसके चेहरे पर थी, वो असल में एक खतरनाक साजिश की परछाई थी। मायके लौटने के अगले ही दिन प्रगति ने अपने पुराने प्रेमी अनुराग उर्फ मनोज से फोन पर संपर्क किया। दोनों ने मिलने के लिए औरैया हाईवे के किनारे स्थित होटल बांके बिहारी को चुना। कुछ ही देर में अनुराग होटल पहुंच गया। प्रगति पहले से ही वहां उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जब दोनों होटल के एक कमरे में बैठे तो दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। प्रगति ने कहा, मनोज, जैसा हमने प्लान किया था उसी के मुताबिक मैंने दिलीप से शादी कर ली है। शादी की रात भी मैंने कोई विरोध नहीं किया ताकि किसी को शक ना हो, लेकिन उस रात भी मुझे बस तुम्हारी याद आती रही। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। अनुराग ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, तुम चिंता मत करो। मैंने अपने मौसेरे भाई दुर्लभ के जरिए एक सुपारी किलर से बात कर ली है जो तुम्हारे पति को खत्म कर देगा। लेकिन एक दिक्कत है, हमें पैसे चाहिए। प्रगति ने जवाब दिया, पैसों की फिक्र मत करो। मुंह दिखाई में मुझे करीब 70,000 मिले हैं और 30,000 दिलीप ने भी खर्च के लिए दिए थे। कुल मिलाकर मेरे पास 1 लाख कैश हैं और 8 लाख के गहने भी हैं। अब तुम उस सुपारी किलर को बुला लो। हम सामने बैठकर इस हत्या का सौदा तय कर लेंगे। उसके बाद अनुराग ने दुर्लभ यादव के माध्यम से रामनगर थाना अछलदा औरैया के कुख्यात अपराधी रामजी नागर उर्फ चौधरी से संपर्क किया। वह कुछ ही दिन पहले, होली के 2 दिन पहले जेल से रिहा हुआ था और पैसों की तंगी से जूझ रहा था। इसीलिए वह इस सुपारी के लिए तुरंत तैयार हो गया। 17 मार्च 2025 को प्रगति और अनुराग दोबारा होटल बांके बिहारी में मिले, जहां उनके आगे के कातिलाना प्लान की पटकथा तैयार की गई। इस बीच अनुराग ने अपने जानकार दुर्लभ की मदद से कुख्यात सुपारी किलर रामजी नागर उर्फ चौधरी को बुला लिया। इसके बाद तीनों, अनुराग, प्रगति और रामजी, आमने सामने बैठे और वहीं प्रगति ने अपने ही पति की हत्या करवाने की बातचीत शुरू की। रामजी नागर ने यह काम करने के लिए 3 लाख मांगे, लेकिन जब प्रगति को यह रकम ज्यादा लगी तो वह तुरंत राजी नहीं हुई। कुछ समय बाद बातचीत के जरिए दुर्लभ ने दोनों के बीच 2 लाख में दिलीप की हत्या का सौदा तय करवा दिया। एडवांस में प्रगति ने 1 लाख रुपए नकद रामजी को दे दिए और बाकी 1 लाख रुपए काम पूरा होने के बाद देने का वादा किया। पति की हत्या की सुपारी देने के बाद भी प्रगति दिलीप के साथ बहुत प्यार से पेश आने लगी। वह कभी फोन करके तो कभी वीडियो कॉल के जरिए उससे मीठी मीठी बातें करती रहती थी। दिलीप भी अपनी नई नई पत्नी की बातों में पूरी तरह डूबा रहता था। उसे यह जरा भी शक नहीं हुआ कि जिस प्यार को वह सच्चा समझ रहा है उसमें धोखे का जहर छुपा है। फिर 19 मार्च 2025 की सुबह करीब 10 बजे प्रगति ने दिलीप से मोबाइल पर बात की। दिलीप ने बताया कि वह फिलहाल कन्नौज जिले के उमरदा कस्बे में है, जहां पुल निर्माण का काम चल रहा है। वह अपनी हाइड्रा क्रेन लेकर वहां गया था और उसका काम अब पूरा हो चुका है। उसने कहा कि कुछ ही देर में वह घर के लिए रवाना हो जाएगा। यह खबर सुनते ही प्रगति ने तुरंत यह सूचना अपने प्रेमी अनुराग को दी और अनुराग ने यह बात आगे सुपारी किलर रामजी नागर को बता दी। रामजी नागर अपने 2 साथियों शिवम और दुर्लभ को साथ लेकर बाइक से बेला चौराहे पर पहुंच गया। दोपहर करीब 1:30 पर दिलीप ने बेला चौराहा पार किया और दिव्यापुर की ओर बढ़ा। तभी रामजी ने नागर, शिवम और दुर्लभ ने बाइक से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। पटना नहर पुल के पास एक ढाबा पड़ा जहां दिलीप खाना खाने के लिए रुका। वहीं उसने अपने बड़े भाई संदीप को फोन करके बताया कि वह हाइड्रा क्रेन लेकर लौट रहा है और ढाबे पर खाना खा रहा है। वह करीब 1 घंटे में घर पहुंच जाएगा। खाना खत्म करने के बाद जब दिलीप ढाबे से बाहर निकला तो वहां रामजी नागर खड़ा था। उसने दिलीप से पूछा, भाई साहब, यह हाइड्रा क्रेन आपकी है क्या? दिलीप ने जवाब दिया, हाँ मेरी ही है, कुछ काम है क्या? इस पर रामजी ने कहा, हाँ बहुत जरूरी काम है। दरअसल हमारी कार बेकाबू होकर नहर की पटरी से फिसलकर सीधे नहर में गिर गई है। हमें उसे बाहर निकलवाना है। आप जरा चलकर जगह देख लीजिए, फिर क्रेन से निकाल दीजिएगा। जो भी पैसे कहेंगे हम दे देंगे। दिलीप ने सोचा कि छोटा सा काम है, 4,000 रुपए मिल जाएंगे।
इसलिए वह लालच में आकर चलने को तैयार हो गया। रामजी नागर और उसके दोनों साथी शिवम व दुर्लभ उसे बाइक पर बीच में बैठाकर घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। लगभग 7 किलोमीटर का सफर तय कर उनकी बाइक पलिया गांव के पास नहर पटरी पर रुकी। बाइक से उतरते ही रामजी नागर, शिवम और दुर्लभ ने दिलीप को दबोच लिया और उसे घसीटते हुए नहर पटरी से कुछ दूर गेहूं के खेत में ले गए। वहां मारपीट कर तथा धारदार हथियार से हमला कर दिलीप को लहूलुहान कर दिया गया, लेकिन अब भी दिलीप की सांसें चल रही थी। फिर रामजी नागर ने कमर में खोसा तमंचा निकाल लिया और दिलीप की कनपटी से सटाकर फायर कर दिया। उसके बाद उसे मरा समझकर तीनों बाइक से फरार हो गए। इस बीच प्रगति प्रेमी व सुपारी किलर से मोबाइल फोन के जरिए संपर्क में रही। शाम 4 बजे पलिया गांव के कुछ लोगों ने नहर किनारे गेहूं के खेत में एक युवक को मरणासन्न हालत में पड़े देखा तो पुलिस को सूचना दे दी। सूचना पाते ही थाना सहार के एएसआई पंकज मिश्रा सहयोगी पुलिसकर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उस समय युवक की सांसें चल रही थीं, अतः जान बचाने के लिए युवक को बिधुना ले गए और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में भर्ती करा दिया। इधर जब 2 घंटे तक दिलीप घर नहीं पहुंचा तो उसके भाई संदीप ने उसे कॉल लगाई। कॉल इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा ने रिसीव की। उन्होंने संदीप को बताया कि यह मोबाइल फोन जिस जिस युवक का है वह मरने की हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिधुना में भर्ती है। यह सुनते ही संदीप घबरा गया। उसने एसओ को बताया कि घायल युवक उसका भाई दिलीप है, वह जल्द ही बिधुना अस्पताल पहुंच रहा है। इसके बाद संदीप ने दिलीप के घायल होने की खबर अपने भाइयों, मम्मी पापा तथा दिलीप की ससुराल में दी। फिर भाई अक्षय के साथ बिधुना पहुंच गया। अस्पताल में उसने भाई दिलीप की हालत देखी तो डॉक्टरों से उसने बात की। गंभीर हालत देखकर डॉक्टरों ने दिलीप को मेडिकल कॉलेज सैफई रेफर कर दिया। सैफई मेडिकल कॉलेज में जब दिलीप का इलाज शुरू हुआ और मस्तिष्क का सीटी स्कैन हुआ तो पता चला कि कनपटी में गोली फंसी है। अब तक दिलीप का पूरा परिवार मेडिकल कॉलेज आ पहुंचा था। दिलीप की पत्नी प्रगति भी अपने भाई आलोक के साथ आई थी। पति की हालत देखकर वह फपक पड़ी और बोली, अभी तो मेरे हाथों से मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा और भगवान तूने यह क्या गजब ढा दिया। इनको कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी भाई। आलोक ने किसी तरह बहन प्रगति को संभाला। हालांकि उसे सब पता था कि यह नाटक कर रही है। जब दिलीप को गोली लगने की खबर पुलिस के आला अफसरों तक पहुंची तो मौके की गंभीरता को देखते हुए एएसपी अभिजीत आर शंकर, एएसपी आलोक मिश्रा, डीएसपी भरत पासवान और सहार थाना प्रभारी पंकज मिश्रा तुरंत सैफई मेडिकल कॉलेज पहुंचे। वहां उन्होंने घायल दिलीप यादव के परिवार से बातचीत की और मामले की लगभग जानकारी ली। अधिकारियों को पता चला कि दिलीप किसी मामूली परिवार से नहीं था, बल्कि वह एक करोड़पति व्यापारी का बेटा था। उसकी अभी हाल ही में शादी भी हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि दिलीप की जान का दुश्मन आखिर कौन था। दिलीप के परिवार वाले भी इस सवाल का सही जवाब नहीं दे सके। अगले दिन दिलीप की तबीयत सैफई मेडिकल कॉलेज में और ज्यादा बिगड़ गई। उसके बाद परिवार ने तुरंत उसे ग्वालियर के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन वहां भी संतोष नहीं हुआ तो वे उसे आगरा ले गए। लेकिन जब वहां भी सुधार नहीं हुआ तो आखिरकार औरैया के चिचौली मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए पहुंचे। तमाम कोशिशों के बावजूद 21 मार्च की सुबह दिलीप जिंदगी की जंग हार गया और उसने दम तोड़ दिया। उसकी मौत के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि दिलीप के शरीर पर कुल 9 जगह गंभीर घाव थे जो किसी धारदार हथियार से किए गए थे। साथ ही उसके सिर के पीछे से 315 बोर की एक गोली भी बरामद हुई थी। पोस्टमार्टम के बाद परिवार वाले दिलीप के शव को उसके पैतृक गांव नगला दीपा लेकर गए। जैसे ही शव गांव पहुंचा, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। बेटे की लाश देखकर उसके पिता सुमेर सिंह और मां सुमन देवी रो रो कर बेहाल हो गए। बाकी घर के लोगों की आंखों से भी आंसुओं की धारा बह निकली। दिलीप की पत्नी प्रगति, जो ससुराल में ही थी, वह भी शव देखकर बेसुध हो गई और पति के शव से लिपटकर रोने लगी। उसका हाल देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। किसी तरह उसकी बहन पारुल ने उसे ढांढस बंधाया। इसके बाद दिलीप का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से किया गया। इस बीच सहार थाने के एसओ पंकज मिश्रा ने संदीप यादव की दी हुई तहरीर के आधार पर दिलीप पर जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज की, जिसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत दर्ज किया गया। लेकिन जब दिलीप की मौत हो गई तो उसी रिपोर्ट को हत्या में बदल दिया गया और धारा 103 के तहत केस दर्ज किया गया, क्योंकि यह मामला एक बड़े कारोबारी के बेटे की हत्या का था। इसलिए औरैया जिले के एसपी अभिजीत आर शंकर ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने के लिए एएसपी आलोक मिश्रा और डीएसपी भरत पासवान की देखरेख में
एक विशेष जांच टीम बनाई। इस टीम में सहार थाने के इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा, स्वॉट टीम के प्रभारी राजीव कुमार, चुने हुए तेज तर्रार पुलिसकर्मी और सर्विलांस टीम को शामिल किया गया ताकि मामले की सच्चाई जल्द सामने लाई जा सके। पुलिस कप्तान द्वारा बनाई गई विशेष टीम ने पूरे जोश और फुर्ती के साथ इस मामले की जांच शुरू कर दी। सबसे पहले टीम घटनास्थल पर पहुंची और वहां का गहन निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने ढाबे के मालिक और वहां काम करने वाले सभी कर्मचारियों से अलग अलग पूछताछ की ताकि किसी भी सुराग को पकड़ा जा सके। पूछताछ के बाद पुलिस टीम ने उस रास्ते की छानबीन की जो ढाबे से पलिया गांव तक जाता है, वहीं गांव जहां दिलीप गेहूं के खेत में घायल अवस्था में मिला था। यह दूरी लगभग 7 किलोमीटर थी। टीम ने इस पूरे रास्ते पर खासतौर पर सड़क किनारे और नहर की पटरी पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज बारीकी से खंगाली। इस जांच के दौरान पुलिस को एक अहम सुराग मिला। पटना नहर पुल पर लगे एक कैमरे में देखा गया कि बाइक पर 4 लोग पलिया गांव की तरफ जाते नजर आ रहे हैं, लेकिन जब वे वापस लौटे तो बाइक पर केवल 3 लोग ही थे। इस फुटेज में एक व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से दिख रहा था, जिससे उसकी पहचान करना संभव हुआ। पुलिस टीम ने यह सीसीटीवी फुटेज आसपास के थानों को भेजी। जब अछलदा थाने की पुलिस ने यह फुटेज देखी तो उन्होंने तुरंत जानकारी दी कि बाइक चलाने वाला युवक कोई और नहीं बल्कि रामजी नागर उर्फ चौधरी है। रामजी एक जाना माना अपराधी है और अचलदा थाने के अंतर्गत आने वाले रामनगर गांव का रहने वाला है। उस पर पहले से ही 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं और अभी हाल ही में उसे गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल से जमानत मिली थी। फिलहाल वह जेल से बाहर घूम रहा था। इतनी जानकारी मिलते ही पुलिस को यकीन हो गया कि दिलीप की हत्या में रामजी नागर की भूमिका अहम है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने तुरंत रामनगर गांव में छापेमारी की, लेकिन वह वहां नहीं मिला। इसके बाद इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा और स्वॉट टीम के प्रभारी राजीव कुमार ने अपने खास मुखबिरों को उसके पीछे लगा दिया और खुद भी लगातार छापे मारते रहे। आखिरकार 24 मार्च 2025 को दोपहर करीब 12 बजे एक महत्वपूर्ण खबर आई। एक भरोसेमंद मुखबिर ने थाने में आकर बताया कि रामजी नागर इस समय हरपुरा मोड़ पर किसी युवक से पैसों को लेकर बहस कर रहा है। मुखबिर ने कहा कि अगर तुरंत कार्रवाई की जाए तो उसे हाथ पकड़ा जा सकता है। यह खबर मिलते ही एसएओ पंकज मिश्रा अपनी पुलिस टीम के साथ तुरंत हरपुरा मोड़ के लिए रवाना हुए। पुलिस को देखकर 2 युवक वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन टीम ने तेजी दिखाते हुए दोनों को पकड़ लिया और उन्हें थानासार ले जाया गया। वहां पूछताछ के दौरान एक युवक ने अपना नाम रामजी नागर उर्फ चौधरी बताया, जो महेश नागर का बेटा और रामनगर का निवासी था। दूसरे युवक ने अपना नाम अनुराग उर्फ मनोज यादव बताया, जो राम मनोहर यादव का बेटा था और सियापुर हजियापुर गांव, थाना भपूंद, जिला औरैया का रहने वाला था। जब इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा ने रामजी नागर की तलाशी ली तो उसके पास से एक देसी कट्टा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, एक मोबाइल फोन, एक तेज धार वाला चाकू और 2000 रुपए नकद बरामद हुए। वहीं जब अनुराग उर्फ मनोज की तलाशी ली गई तो उसके पास से भी एक 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक मोबाइल फोन और 1000 रुपए नकद मिले। पुलिस ने बरामद सभी सामानों को कब्जे में लेकर सुरक्षित कर लिया। रामजी नागर ने पुलिस को वह मोटरसाइकिल भी बरामद करवा दी जिसे दिलीप की हत्या के वक्त इस्तेमाल किया गया था और जिसे उसने हरपुरा मोड़ पर छिपाया हुआ था। पुलिस ने जब हाइड्रा चालक दिलीप यादव की हत्या के सिलसिले में रामजी नागर उर्फ चौधरी से पूछताछ शुरू की तो उसने पहले तो पूरी तरह से अनजान बनते हुए खुद को निर्दोष बताया, लेकिन इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा ने उसकी चुप्पी और झूठ को भांप लिया और फिर सख्ती से सवाल जवाब शुरू किए। आखिरकार ज्यादा देर नहीं लगी और रामजी टूट गया। उसने कबूल कर लिया कि वही दिलीप यादव का कातिल है। उसने बताया कि यह हत्या उसने किसी निजी दुश्मनी में नहीं बल्कि सुपारी के तौर पर की थी। रामजी ने बताया कि यह सुपारी दिलीप की नई नवेली पत्नी प्रगति यादव और उसके प्रेमी अनुराग उर्फ मनोज ने मिलकर दी थी। दोनों ने अपने रिश्तेदार दुर्लभ के जरिए उससे संपर्क किया था और हत्या के बदले 2 लाख देने की बात तय हुई थी, जिसमें से 1 लाख एडवांस दे दिए गए थे। बाकी की रकम लेने के लिए ही उसने अनुराग को बुलाया था। उसी दौरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया। रामजी पर जब सख्ती की जा रही थी तब थाने में उसकी चीखें इतनी तेज थीं कि अनुराग उर्फ मनोज के कानों तक भी पहुंच रही थी। यह सुनकर वह अंदर से डर गया और जब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की तो वह बिना ज्यादा दबाव के ही टूट गया। अनुराग ने बताया कि वह और प्रगति एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और शादी के बाद दिलीप उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन गया था। इसलिए दोनों ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने का फैसला किया और रामजी को सुपारी देकर उसकी हत्या करवा दी। जब यह साफ हो गया कि दिलीप की हत्या
उसी की पत्नी प्रगति ने करवाई थी। तो पुलिस टीम उसे पकड़ने के लिए उसके मायके सियापुर हजियापुर पहुंची, लेकिन वह वहां नहीं मिली। उसके भाई आलोक ने बताया कि वह इन दिनों अपने ससुराल नगला दीपा गांव में है। इसके बाद पुलिस टीम नगला दीपा गांव पहुंची और प्रगति यादव को गिरफ्तार कर लिया। जब ससुराल वालों को उसकी गिरफ्तारी की जानकारी मिली तो उन्होंने विरोध जताया। इस पर एसएचओ पंकज मिश्रा ने उन्हें बताया कि उनकी ही बहू ने सुपारी दिलाकर उनके बेटे की हत्या कराई है। यह सुनकर पूरा परिवार सदमे में आ गया। इसके बाद प्रगति को थाना सहार लाया गया, जहां उसका आमना सामना उसके प्रेमी अनुराग और सुपारी किलर रामजी नागर से हुआ। जब उसने दोनों को देखा तो उसे सब समझ में आ गया कि अब उसका राज खुल चुका है। फिर बिना कुछ कहे सुने उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा ने जब दिलीप की हत्या के मामले को सुलझाकर हत्यारों को पकड़ लिया तो उन्होंने इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी। इसके बाद एसपी अभिजीत आर शंकर और एसपी आलोक मिश्रा ने औरैया पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता आयोजित करके हत्या की गुत्थी सुलझाने की जानकारी सार्वजनिक की, क्योंकि आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। इसीलिए पुलिस ने मृतक दिलीप के बड़े भाई संदीप यादव की शिकायत पर बीएनएस की धारा 1031 और 612 के अंतर्गत रामजी नागर अनुराग उर्फ मनोज यादव और प्रगति यादव के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार भी कर लिया। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि रामजी नागर और अनुराग के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए थे, जिस कारण उनके खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धारा 325 के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद जांच आरोपियों के बयानों और अन्य साक्ष्यों से जो तथ्य सामने आया वह बेहद चौंकाने वाला था। एक युवती ने अपने प्रेमी के साथ जीवन बिताने की चाह में शादी के केवल 14 दिन बाद ही अपने पति की सुपारी देकर हत्या करवा दी थी। तो दोस्तों, चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं और इस सनसनीखेज घटना को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और अंत में इस अपराध की कहानी के बारे में अपना राय भी कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मामला उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के फफूंद थाना क्षेत्र के सियापुर हजियापुर गांव से जुड़ा है। इसी गांव में हरिगोविंद सिंह यादव अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार में उनकी पत्नी कमला देवी के अलावा 3 बेटे आलोक, आशुतोष और संतोष तथा 2 बेटियां पारुल और प्रगति थीं। पहले वे दिव्यापुर कस्बे के संजय नगर मोहल्ले में रहते थे, लेकिन बाद में गांव में बस गए। हरिगोविंद सिंह प्राइवेट नौकरी करके अपने पूरे परिवार का खर्च उठाते थे। उनके तीनों बेटे आलोक, आशुतोष और संतोष पढ़ाई में काफी अच्छे थे। तीनों ने औरैया के तिलक कॉलेज से बीएसएससी की डिग्री हासिल की और फिर नौकरी के सिलसिले में बाहर चले गए। आशुतोष उज्जैन के एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक की नौकरी कर रहा था। तीनों की शादी हो चुकी थी और वे अपने परिवार के साथ बाहर ही रहते थे। वे केवल त्योहारों या फिर शादी ब्याह जैसे खास मौकों पर ही गांव आया करते थे। हरिगोविंद सिंह की दोनों बेटियां पारुल और प्रगति भी पढ़ाई में होशियार थीं। उन्होंने 8वीं तक की पढ़ाई दिव्यापुर के आदर्श शिक्षा निकेतन स्कूल से की और फिर इंटर की परीक्षा औरैया के एक कॉलेज से पास की। इसके बाद उनकी मां कमला देवी ने उनकी पढ़ाई छुड़वा दी और घर के कामकाज में लगा दिया। उस समय पारुल की उम्र करीब 18 साल हो चुकी थी और अब हरिगोविंद सिंह को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। वे चाहते थे कि पारुल का विवाह किसी ऐसे परिवार में हो जो संपन्न हो और जहां किसी तरह की कोई कमी ना हो। काफी खोजबीन के बाद उन्हें संदीप नाम का लड़का पसंद आया। संदीप के पिता सुमेर सिंह यादव मैनपुरी जिले की तहसील भोगांव के अंतर्गत आने वाले गांव नगला दीपा के रहने वाले थे। उनके परिवार में पत्नी सुमन देवी के अलावा 4 बेटे संदीप, अक्षय, दिलीप व सचिन तथा एक बेटी प्रियंका थी। अभी तक उनके किसी भी बेटे की शादी नहीं हुई थी, इसलिए वह बड़े बेटे संदीप की शादी को लालायित थे। सुमेर सिंह यादव करोड़पति धना व्यापारी थे। उनका हाइड्रा और कन मशीन का कारोबार था। उनके पास 10 हाइड्रा व कन मशीनें थीं। उनका बड़ा बेटा संदीप अपने भाइयों के साथ जेसीबी और हाइड्रा जैसे उपकरणों को किराए पर चलाता था। उसकी ज्यादातर मशीनें सेतु निगम में लगी रहती थीं। सुमेर सिंह यादव का एक मकान औरैया के दिव्यापुर कस्बे में सेहत मंदिर के पास है। संदीप यादव इसी मकान में भाइयों के साथ रहकर कारोबार चलाता था। उसने मकान के भूतल पर एसएस यादव कंसर्विस के नाम से ऑफिस खोल रखा था। उसका यह व्यापार औरैया से लखनऊ तक फैला था। संदीप व उसके कारोबार को देखकर हरिगोविंद सिंह ने उसे अपनी बेटी पारुल के लिए पसंद कर लिया। फिर 9 फरवरी 2019 को पारुल का विवाह संदीप के साथ धूमधाम से कर दिया। पारुल दुल्हन बनकर ससुराल आ गई। आते ही उसने घर संभाल लिया
पारुल से छोटी प्रगति थी। वह अपनी बड़ी बहन से ज्यादा सुंदर थी। 17वां बसंत पार करते ही उसकी सुंदरता में और भी निखार आ गया था। गोरा रंग, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें और चंचल चितवन किसी को भी अपनी ओर खींच लेती थी। प्रगति के घर से 100 कदम की दूरी पर अनुराग उर्फ मनोज रहता था। उसके पिता राम मनोहर यादव प्राइवेट नौकरी व खेती करते थे। परिवार में बेटे अनुराग के अलावा 2 बेटियां पप्पी व बबली थीं। बबली की शादी हो चुकी थी। वह उमरदा में पति के साथ रहती थी। 25 वर्षीय अनुराग उर्फ मनोज आकर्षक युवक था। बीएसएससी पास करने के बाद उसने नौकरी का प्रयास किया। असफल होने पर वह ट्रैक्टर चलाने लगा। अनुराग ठाट बाट से रहता था और गांव में बाइक से घूमता था। पड़ोसी होने के नाते अब जब कभी प्रगति व अनुराग की आंखें चार होती तो उनकी आंखों में प्यार का समंदर उमड़ पड़ता। लेकिन चाहकर भी दोनों आपस में बात न कर पाते, क्योंकि उन्हें घर वालों का डर सताता था। यह बात कोरोना काल की है। दरअसल हरिगोविंद सिंह व राम मनोहर के बीच 5 बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिससे दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी थी। उनका हुक्का पानी भी बंद था, लेकिन प्रगति व अनुराग एक दूसरे को मन ही मन चाहने लगे थे। प्रगति मनोज के ठाट बाट से प्रभावित थी। मनोज भी प्रगति की खूबसूरती का दीवाना था। चाहत दोनों तरफ से थी। धीरे धीरे उनकी चाहत बढ़ी तो उनका मिलन घर के बाहर होने लगा। प्रगति की मौसी का घर औरैया में था। प्रगति मौसी के घर जाती, फिर साईं मंदिर जाने का बहाना कर घर से निकलती और बांके बिहारी होटल पहुंच जाती। वहीं अनुराग भी आ जाता। फिर घंटों बैठकर दोनों प्यार भरी बातें करते। इसी होटल में एक रोज प्रगति और अनुराग ने अपने प्यार का इजहार किया और साथ जीने मरने का वादा किया। दुश्मनी के कारण दोनों ने प्यार की भनक घर वालों को नहीं लगने दी। प्रगति का आना जाना अपनी बहन पारुल की ससुराल में लगा रहता था। वह बहन वह उसके परिवार के वैभव से प्रभावित थी। उसका मन करता कि प्रेमी अनुराग भी ऐसा ही अमीर होता तो वह भी उससे शादी कर खुशी से जीवन बिताती। इसी सोच में उसने एक रोज खतरनाक प्लान बना लिया और अपने प्लान से प्रेमी अनुराग को भी अवगत करा दिया। प्रगति का प्लान था कि वह अपनी दीदी पारुल के देवर दिलीप को अपने प्यार के जाल में फंसाएगी और शादी करने के बाद उसका मर्डर करा देगी। उसके बाद प्रॉपर्टी में उसे उसका हिस्सा मिल जाएगा। फिर वह दोबारा प्रेमी से शादी रचा लेगी और शानो शौकत से जिंदगी बिताएगी। अनुराग को प्रगति के इस प्लान पर पहले तो आश्चर्य हुआ, लेकिन दोहरा फायदा देखकर अनुराग भी प्रगति का साथ देने को राजी हो गया। इस प्लान के बाद प्रगति का पारुल की ससुराल आना जाना बढ़ गया। वह दिलीप पर डोरे डालने लगी। 21 वर्षीय दिलीप भी प्रगति की ओर आकर्षित होने लगा। दिलीप हाइड्रा चलाता था और दिव्यापुर में रहता था। प्रगति किसी ना किसी बहाने दिव्यापुर पहुंच जाती और दिलीप के साथ घूमती। धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। फिर एक रोज ऐसा भी आया कि दोनों एक दूसरे से ब्याह करने को उतावले हो उठे। इसी बीच घर वालों ने दिलीप का विवाह कहीं और तय कर दिया। दिलीप को शादी की बात पता चली तो उसने साफ इनकार कर दिया। दिलीप ने फैमिली वालों को साफ बता दिया कि वह और प्रगति एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। उसकी शादी कहीं और की गई तो वह आत्महत्या कर लेगा। दिलीप की इस धमकी से घर वाले डर गए। उसके बाद सुमेर सिंह यादव ने प्रगति व उसके पिता हरिगोविंद सिंह व भाई आलोक से शादी के संबंध में बात की। दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद दिलीप का रिश्ता प्रगति के साथ तय हो गया। हालांकि इस शादी को पारुल राजी नहीं थी। शादी की तारीख तय हुई 5 मार्च 2025। इधर शादी तय होने की बात अनुराग उर्फ मनोज को मालूम हुई तो वह नाराज हुआ। इस पर प्रगति ने अनुराग से कहा कि वह ज्यादा दिनों तक ससुराल में नहीं रहेगी। आते ही वह प्लान को पूरा करेगी। वह तब तक सुपारी किलर का इंतजाम कर ले। प्रगति के इस आश्वासन पर मनोज मान गया। 5 मार्च 2025 को दिव्यापुर के राधा कृष्ण मैरिज हॉल में प्रगति का विवाह दिलीप के साथ बड़ी धूमधाम से हो गया। प्रगति दिलीप की दुल्हन बनकर ससुराल नगला दीपा आ गई। यहाँ उसकी खूब आवभगत हुई। मुंह दिखाई रस्म में उसे सोने चांदी के उपहार के अलावा लगभग 7,000 रुपए नकद मिले। सुहागरात को दिलीप ने भी उसे घूंघट उठाई, पर सोने की अंगूठी व 30,000 रुपये दिए। सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार नई दुल्हन ससुराल में जलती होली नहीं देखती, इसीलिए उसका भाई आलोक आया और 10 मार्च को प्रगति की चौथी रस्म अदा कर प्रगति को लिवा लाया। मायके आने के दूसरे रोज ही प्रगति ने अपने प्रेमी अनुराग उर्फ मनोज को होटल बुलाकर बात की। फिर पति की हत्या की सुपारी 2 लाख में सुपारी किलर रामजी नागर को दे दी। प्रगति के कुकृत्य से उसका भाई आलोक बेहद खफा है। मामला खुलने के बाद उसने कहा कि प्रगति ने जो पाप किया है उसकी सजा उसे फांसी होनी चाहिए। जेल में वह उसके परिवार का कोई सदस्य उससे मिलने नहीं जाएगा, ना ही किसी तरह की पैरवी उसे जेल से रिहा कराने के लिए की जाएगी। पुलिस उसका एनकाउंटर कर दे
तो वह उसके शव पर हाथ भी नहीं लगाएगा। मृतक दिलीप के मम्मी पापा व भाइयों ने भी प्रगति को फांसी की सजा देने की मांग की है। फांसी से कम सजा उन्हें मंजूर नहीं है। 25 मार्च 2025 को पुलिस ने हत्यारोपी रामजी नागर अनुराग उर्फ मनोज विन व प्रगति को इटावा कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया। 27 मार्च 2025 की रात इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा ने चेकिंग के दौरान सुपारी किलर रामजी नागर के साथी शिवम व दुर्लभ यादव को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों दिलीप हत्याकांड में वांछित थे। उनके पास से 2 तमंचे तथा 4 कारतूस बरामद हुए। उन दोनों को भी जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। हमारा उद्देश्य है कि आप इस जानकारी से कुछ सीखें और सावधान रहें। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, यह भी जरूर लिखें। धन्यवाद।